जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। लाइव क्लास स्टार्ट हो गया है। मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस सीरीज को। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उस टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, और हमारा टॉपिक था ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसी टॉपिक को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि अंग्रेजों के द्वारा जब बंगाल पे कब्जा कर लिया जाता है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, और इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इन लोगों को मालगुजारी वसूलने का अधिकार मिल जाता है। और फिर बंगाल में ये लोग द्वैध शासन प्रणाली को अपनाते हैं, और इस द्वैध शासन प्रणाली के माध्यम से बंगाल का शोषण आरंभ होता है। तो शोषण किस प्रकार से किया गया अंग्रेजों के द्वारा? पहले बंगाल का शोषण हुआ, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इनका कब्जा बढ़ता गया, ये लोग राजनीतिक हस्तक्षेप करते गए। जो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था भारत मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, जैसे जैसे इनका साम्राज्य बढ़ता गया, वैसे वैसे इन लोगों ने शोषण करना शुरू कर दिया, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीका अपनाया शोषण का। टैक्स वसूलने का, मालगुजारी वसूलने का अलग अलग तरीका अपनाया। और इन्हीं तरीकों में कुछ प्रथाओं के बारे में आज के क्लास में हम लोगों को देखना है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ब्रिटिश भारत का या ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रभाव के अंतर्गत, कि उसमें सबसे पहले बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई जाती है। द्वैध शासन प्रणाली के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। द्वैध शासन प्रणाली था क्या बंगाल में? तो द्वैध शासन प्रणाली जो निजामत का अधिकार और दीवानी का अधिकार था, वो समझौते के माध्यम से, संधि के माध्यम से प्राप्त हो गया था अंग्रेजों को, और इन पदों पर भारतीयों को बैठा दिया गया था, और इसका पूरा फायदा अंग्रेज स्वयं उठा रहे थे। यही प्रणाली बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली कहलाती है। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर बनाया गया रॉबर्ट क्लाइव, उसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया, और 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली चलता है। और उस द्वैध शासन प्रणाली के बाद जब अगला गवर्नर जनरल आता है, जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर देता है, और इस द्वैध शासन प्रणाली के स्थान पर एक नई प्रणाली लेकर के आता है, जिसको फार्मिंग सिस्टम का नाम दिया गया। और इसी फार्मिंग सिस्टम के तहत हम लोगों को जमींदारी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथाओं को पढ़ना है, कि इन विभिन्न प्रथाओं में जो देश के अलग अलग कोनों में लागू हुआ था, इन प्रथाओं में मालगुजारी किस तरह से वसूला जाता था, किस मात्रा में वसूला जाता था, इन्हीं के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए, और फिर हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये प्रथाएं अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आती है। ये प्रथा कब लागू किया गया, कहाँ लागू किया गया, इसमें कितना कर लिया जाता था, किस तरह से कर का निर्धारण होता था, किसानों का क्या कंडीशन था, इसमें किसानों को इससे लाभ था या हानि था, कितना नुकसान हो रहा था किसानों को, ये तमाम बातों के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हमारा टॉपिक तीन प्रथाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आता है। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत हम लोग तीन प्रथाओं के बारे में समझेंगे। इसमें पहली प्रथा होगी हमारी जमींदारी प्रथा। इसको देखेंगे, भारत में कहाँ कहाँ लागू किया गया, किसके द्वारा लागू किया गया, ये तमाम चीजों के बारे में समझेंगे। दूसरा है रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा। और तीसरा है महालवाड़ी प्रथा। महालवाड़ी प्रथा। तो ये प्रथाएं
किससे संबंधित थे? तो ये प्रथाएं संबंधित थे कर वसूली से, राजस्व की वसूली से। यानी जो लगान लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, वो उसका तरीका क्या था? तो अलग अलग तरीके अलग अलग क्षेत्रों में लागू थे, और इन्हीं तरीकों को अलग अलग प्रथाओं के नाम से जाना जाता है। इसमें एक जमींदारी प्रथा है, एक रैयतवाड़ी प्रथा है, और एक महालवाड़ी प्रथा है। ये तीनों प्रथाएं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लागू की गई थी, और पूरे भारत में इन्हीं तीनों के माध्यम से कर वसूली का कार्य अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। और कर वसूली इतनी भारी मात्रा में होता था कि यहाँ पर किसानों का शोषण इतना बढ़ गया कि किसानों ने कृषि कार्य करना छोड़ दिया। सारा अनाज जो ये लोग जाते थे, वो सारा अनाज चला जाता था कंपनी के पास, और इनके पास खाने तक के लिए नहीं बचता था। तो इस तरह से शोषण का एक ऐसा माध्यम बनाया गया कि भारत का सारा धन ये लोग लूट के ले जाते हैं ब्रिटेन में। इसी को कहा जाता है धन का बहिर्गमन, ड्रेन ऑफ मनी कहा जाता है। उसी समय दादा भाई नौरोजी ने इसका आकलन किया था, राष्ट्रीय आय निकाला था, और उसके माध्यम से प्रति व्यक्ति आय भी बताया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो इन तीनों प्रथाओं का बैकग्राउंड क्या बनता है, इसके बारे में पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। जो लोग आज ये पहला लेक्चर देख रहे हैं, ये पिछले लेक्चर्स को जरूर देखें, तो बात ठीक तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग देखेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? तो आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, 1600 ईस्वी में कंपनी स्थापित हुई। तो 1600 ईस्वी से लेके 1757 ईस्वी तक ये कंपनी भारत में केवल प्रचार कर रही थी। भारत के किसी भूभाग पर इनका कोई कब्जा नहीं था। यानी 1600 ईस्वी से लेकर 1757 तक ये लोग भारत में केवल व्यापार कर रहे थे। लेकिन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, और इसके माध्यम से इन लोगों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मालगुजारी वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और फिर इलाहाबाद की संधि के माध्यम से दीवानी का अधिकार और निजामत का अधिकार भी इन लोगों को प्राप्त हो जाता है। अब ये लोग यहाँ शोषण आरंभ करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू करा दिया, और उसके माध्यम से खूब शोषण किया गया बंगाल का। रॉबर्ट क्लाइव का जब टाइम समाप्त हुआ, और अगला गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने अस्थाई बंदोबस्त की परंपरा को लेकर के आया, और उसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। और इसी अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारी प्रथा हमको मिलेगी, महालवाड़ी प्रथा मिलेगी, रैयतवाड़ी प्रथा मिलेगी। तो यहाँ 1757 से लेके 1813 ईस्वी तक का जो समय है, इसी को वाणिज्यिक चरण के नाम से जाना जाता है। जो विभाजन किया गया भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रभाव पर, जो विभाजन भारतीय अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया, इसी को कहा जाता है वाणिज्यिक चरण। वाणिज्यिक चरण 1813 से लेकर 1858 ईस्वी तक का जो समय है, ये दूसरे चरण के अंतर्गत इसको रखा जाता है। इसको स्वतंत्र व्यापारिक चरण कहा जाता है, स्वतंत्र पूंजीवाद का चरण कहा जाता है। और इस चरण में शोषण का तरीका अलग था। और यहाँ पर 1858 से 1947 का जो चरण है, ये तीसरा चरण है। यहाँ वित्तीय पूंजीवाद का चरण आरंभ हो जाता है। ये स्वतंत्र व्यापार का चरण था, स्वतंत्र व्यापार का चरण, और ये वित्तीय पूंजीवाद का चरण था, वित्तीय पूंजीवाद का चरण था। तो पहले चरण में, वाणिज्यिक चरण में, ये लोग व्यापार करते थे, और यहीं से वसूले गए धन को यहाँ खर्च करते थे, सामान खरीदते थे, यूरोप में ले जाकर के बेचते थे। लेकिन स्वतंत्र व्यापारिक चरण में ये लोग क्या करने लगे? स्वतंत्र व्यापारिक चरण में ये लोग यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे ब्रिटेन, वहाँ फैक्ट्रियों में उत्पादन करते थे, और जो प्रोडक्शन होता था उसको ला करके फिर भारतीय बाजारों में
महंगे दामों में बेचते थे, तो दोहरा लाभ एक लोग कमा रहे थे। शुरुआत में कच्चा माल सस्ते दामों में खरीदते थे, वहां महंगे दामों में बेचते थे, और वहां से प्रोडक्शन को फिर भारत लाते थे और भारत में इसको महंगे दामों में बेचते थे। तो ये स्वतंत्र व्यापारिक चरण के अंतर्गत हुआ था। और जो तीसरा वाला चरण था वित्तीय पूंजीवाद, इस वित्तीय पूंजीवाद के चरण में इन लोगों ने भारत में ही फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी। यहीं पर इनको कच्चा माल मिल जा रहा था और उस कच्चे माल के माध्यम से उत्पादन करते थे और उत्पादित वस्तुओं को भारतीय बाजार में बेचा जाता था। तो इस तरह से भारत का जो उद्योग था, हथकरघा उद्योग था, लघु और कुटीर उद्योग थे, उनका नाश होने लगा और भारत में बेरोजगारी बढ़ने लगी, गरीबी बढ़ने लगी, लोग भूखमरी के कगार तक पहुंच गए। तो अलग अलग चरणों में अलग अलग तरीकों से भारत का इतना शोषण हुआ, इतना शोषण हुआ कि भारत जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी, वो सारा धन लूट करके अंग्रेज ब्रिटेन लेके चले गए। तो ये तीन चरणों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रभाव को हम लोग समझते हैं। ये विभाजन भारतीय अर्थशास्त्रियों के द्वारा इतिहास में किया गया है। तो इन तीन चरणों में हम लोग पहले और दूसरे चरण को देख रहे थे, और इन चरणों में जो टैक्स वसूलने का तरीका था, उसी में एक महालवाड़ी प्रथा, एक रैयतवाड़ी प्रथा और एक जमींदारी प्रथा के रूप में सामने आता है। जब तक रॉबर्ट क्लाइव था, यानी 1765 से लेके 1772 तक, तब तक ये लोग द्वैध शासन प्रणाली चला रहे थे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के बाद जब वारेन हेस्टिंग्स आया, तो वारेन हेस्टिंग्स नई परंपरा लेके आता है, जिसको अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत। क्या था अस्थाई बंदोबस्त या फार्मिंग सिस्टम? तो फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत जमीन की बोली लगाई जाती थी। जो सबसे ऊंची बोली लगाता था कि हम सबसे ज्यादा टैक्स वसूल कर देंगे, उसी को वो जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था एक निश्चित समय के लिए। वहां वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलता था और वसूले गए टैक्स का 90% हिस्सा कंपनी को दे देता था, 10% हिस्सा उसको प्राप्त हो जाता था। इस तरह से एक नया वर्ग जन्म ले लेता है, जो अंग्रेजों का स्वामी भक्त था और भारतीयों से टैक्स की वसूली करता था। यहीं से जमींदारों का जन्म होता है। तो इस चरण में ये सारी प्रथाएं चलती हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये लाया गया। पहले 1 साल के लिए बोली लगती थी, फिर 2 साल के लिए बोलियां लगने लगी, फिर वो 5 साला हो गया, आगे चल करके 10 साला हो गया, और अंत में इसको परमानेंट कर दिया गया। और जब ये परमानेंट कर दिया गया, तो इसी को कहा गया अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त का मतलब क्या है? एक बार बोली लगा दो, जो सबसे ऊंची बोली लगाता था कि इस जमीन के लिए, इस जमीन के टुकड़े के लिए हम सबसे ज्यादा टैक्स वसूल के देंगे, उसी को जमीन का क्षेत्र मिल जाता था और वही वहां का जमींदार हो जाता था। उसका कार्य होता था कंपनी के तरफ से यहाँ लगान वसूलना, टैक्स वसूलना और वसूल करके कंपनी को देना। यही था अस्थाई बंदोबस्त। तो इस अस्थाई बंदोबस्त के तहत तीन प्रकार की प्रथाओं का प्रचलन हुआ: जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा और महालवाड़ी प्रथा। तो चलिए तीनों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम जमींदारी प्रथा को देखेंगे, फिर रैयतवाड़ी को प्रथा को देखेंगे, फिर महालवाड़ी प्रथा को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले जमींदारी प्रथा को समझेंगे। जमींदारी प्रथा के अंदर क्या नियम लागू थे, इसमें जमींदारों को कितना अधिकार था, किसानों को कितना अधिकार था। एक चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पर, कि जब ये सारी प्रथाएं चल रही थी, उस समय भारत में कोई औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी। अंग्रेजों का जब कब्जा हुआ था भारत पर, तो कोई औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी। भारत में व्यवसाय का मुख्य साधन कृषि ही था। भारत में अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार था वो कृषि था। यानी सारा टैक्स, सारा राजस्व, सारा जो कर होता था, वो भूमि से ही इनको प्राप्त होता था, कृषि से ही प्राप्त होता था। तो कृषि पर ही ये लोग लगान वसूलेंगे, टैक्स वसूलेंगे। तो जमींदारी प्रथा के अंतर्गत क्या व्यवस्थाएं थी? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस जमींदारी प्रथा को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इसके अन्य नाम या उपनाम के रूप में अगर आप इसको देखेंगे, तो जमींदारी प्रथा को
विसरेदारी प्रथा भी कहा जाता है। विसरेदारी प्रथा, इसको जागीरदारी प्रथा भी बोलते हैं। तो जमींदारी प्रथा को विसरेदारी प्रथा और जागीरदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। तो जमींदारी प्रथा हो या विसरेदारी प्रथा हो या जागीरदारी प्रथा हो, सबका मतलब सेम है, ठीक है। एक और नाम मिलता है कहीं कहीं पे, इसको इस्तमरारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। क्या मिलता है? इस्तमरारी। इस्तमरारी प्रथा भी इसको कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में भाषाएं अलग अलग थी, तो इनका नाम अलग अलग मिलता है, लेकिन सब में नियम वही थे। तो जमींदारी प्रथा के ही ये उपनाम या अन्य नाम के रूप में जाना जाता है। तो ये तो हो गया अन्य नाम जमींदारी प्रथा का, और किस अन्य नाम से जाना जाता था। अब आगे प्रश्न बनता है कि जमींदारी प्रथा को कब लागू किया गया और कहाँ लागू किया गया, और इसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम जन्मदाता को देख लेते हैं, इसके प्रणेता या जन्मदाता। इस प्रथा के प्रणेता या जन्मदाता कौन माने जाते हैं, किसके द्वारा इस प्रथा को आरंभ किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, विभिन्न वनडे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जमींदारी प्रथा का प्रणेता या जन्मदाता, फाउंडर किसे माना जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा सर जॉन सोर को। कौन थे इसके प्रणेता? सर जॉन शोर। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद अगले गवर्नर जनरल ये बनते हैं, और इन्हीं को इस प्रथा का प्रणेता माना जाता है। आ तो गया था कॉर्नवालिस के ही समय में, लेकिन इसको विधिवत तरीके से लागू करने का कार्य सर जॉन शोर के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसको इसका प्रणेता माना जाता है, इनका जन्मदाता माना जाता है। तो ये इसके प्रणेता कौन हो गए? सर जॉन शोर हो गए। आगे प्रश्न बनता है कि इसको कब और कहां लागू किया गया था। सबसे पहले जमींदारी प्रथा को कब और कहां पर लागू किया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहले जमींदारी प्रथा को बंगाल में लागू किया गया, और कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। तो यहां पर सर्वप्रथम इसे 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में लागू किया गया। बंगाल में लागू किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि जमींदारी प्रथा को सबसे पहले कब और कहां पे लागू किया गया था और किसके द्वारा लागू किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसे सबसे पहले 1793 में लागू किया गया, बंगाल में लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था। अब आगे प्रश्न बनता है कि ये जमींदारी प्रथा भारत के कितने क्षेत्रफल पर लागू था, क्योंकि 3 प्रकार की प्रथाएं हैं, और ये 3 प्रकार की प्रथाएं मालगुजारी वसूलने के लिए पूरे भारत में लागू थी। तो भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रों में इस प्रथा को लागू किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? शामिल क्षेत्र। शामिल क्षेत्र। तो जमींदारी प्रथा को कितने क्षेत्रों में लागू किया गया था? तो यह भारत के लगभग 19% क्षेत्रफल पर लागू हुआ था। तो यह था भारत के 19% क्षेत्रफल पर, भारत के 19% क्षेत्रफल पर इस जमींदारी प्रथा को लागू किया गया था। अब आगे हमको देखना है कि इसमें क्या प्राविधान था।
इसके नियम क्या थे, किस तरह से ये प्रथा चलती थी, इसकी प्रक्रिया क्या थी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम लोग प्राविधान। इसमें प्राविधान क्या था, मुख्य प्राविधान क्या थे। तो इसमें जो भूमि का मालिकाना हक होता था, भूमि का मालिकाना हक किसके हाथ में होता था। तो भूमि का मालिकाना हक जमींदारों के हाथ में होता था। यहाँ किसान केवल जमींदारों के यहाँ कार्य करते थे, लेकिन उस जमीन पर किसानों का हक नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट बनेगा, भूमि पर जमींदारों का मालिकाना हक, यानी यही भूस्वामी होते थे। सारी जमीन, सारी प्रॉपर्टी जमींदारों के हाथ में होती थी, और जो किसान होते थे, किसानों को केवल यहाँ पे काम करने का अधिकार होता था। इनको कोई अधिकार नहीं था, इस पे इनकी हिस्सेदारी नहीं होती थी। तो यहाँ पर भूमि पर जमींदारों का मालिकाना हक होता था। ये जमींदार किसानों से किसानों से मनचाहा कर वसूल सकते थे। मतलब असीम पावर होता जमींदारों के पास, जितना चाहें उतना टैक्स ये लोग किसानों से वसूल सकते थे। तो यहाँ चूंकि किसान के पास मालिकाना हक नहीं होता था, भूस्वामी कौन होता था। तो भूस्वामी यहाँ पर जमींदार होता था, और जमींदार किसानों से चाहे जितना कर वसूल सकता था। और वसूले गए कर का 90% भाग कंपनी को देना होता था, और जो शेष बचता था 10% हिस्सा वो इनको मिल जाता था अपने खर्चे के लिए। इस तरह से ये आराम का जीवन जीते थे। अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में ये कर वसूली का कार्य करते थे, मालिकाना हक रखते थे, भूमि के स्वामी होते थे। ये सारी चीजें इसमें पाई जाती थी। एक बिंदु और, यहाँ पर जो जमीन का टुकड़ा किसानों को मिला होता था, अगर वो समय पे लगान ना चुकाए तो जमीन का टुकड़ा उनसे छीन लिया जाता था। यानी समय पर कर न देने पर किसानों से जमीन छीन ली जाती थी। ये था जमींदारी प्रथा। तो 2 3 4 पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं कि यहाँ पर जो भूस्वामी होता था वो जमींदार होता था, वो मनचाहा टैक्स वसूल सकता था। वसूले गए कर का 90% भाग कंपनी को देता था, 10% मतलब 10वां हिस्सा उसको मिल जाता था। और किसान अगर समय पर लगान नहीं चुकाता था तो उसकी जमीन छीनी जा सकती थी। यानी किसानों के पास कोई अधिकार नहीं होता था, वो केवल इन जमीनों पे कार्य करता था। सारा हक, सारा अधिकार, सारा मालिकाना हक जमींदारों के पास होता था। तो ये प्रथा थी जिसको कहा जाता है जमींदारी प्रथा, या इसी को विसरेदारी प्रथा कहा जाता है, या इसी को जागीरदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के लगभग लगभग 19% हिस्सों पर यह लागू किया गया था। तो ये हो गया है आपका जमींदारी प्रथा। अब हम लोग चलेंगे अगली प्रथा पर और देखेंगे कि रैयतवाड़ी प्रथा क्या हुआ करती थी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगला है दूसरा,
रैयतवाड़ी प्रथा। तो जिस तरह से जमींदारी प्रथा चलता था उसी तरह की प्रथा होती थी रैयतवाड़ी प्रथा, लेकिन थोड़ा सा अंतर था इसमें कि रैयतवाड़ी प्रथा में जो किसान होते थे भूमि का मालिकाना हक किसानों के पास होता था, जबकि जमींदारी प्रथा में रैयत का मतलब ही होता है किसान। ध्यान रखिएगा। तो जमींदारी प्रथा में भूस्वामी होता था जमींदार, लेकिन यहाँ रैयतवाड़ी प्रथा में भूस्वामी किसान होता था। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि रैयतवाड़ी प्रथा के प्रणेता कौन थे, ये प्रथा लाने वाले व्यक्ति कौन थे, इसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं। जन्मदाता या प्रणेता, ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रैयतवाड़ी प्रथा के जन्मदाता या रैयतवाड़ी प्रथा के प्रणेता कौन माने जाते हैं। तो यहाँ पर दो नाम आपको मिलेगा, एक नाम है थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो, और कैप्टन रीड। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा इस प्रथा को सृजित किया गया, एक नई प्रथा लाई गई और इस प्रथा को भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर बहुत बड़े क्षेत्रफल पर इसको लागू किया गया था। तो ये रैयतवाड़ी प्रथा के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। आगे इसको लागू कहाँ किया गया, लागू सबसे पहले इसको किसके द्वारा लागू किया गया और कहां पर लागू किया गया, ये अगला प्रश्न बनता है। तो इसको सर्वप्रथम सर्वप्रथम कैप्टन रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल जिले में सबसे पहले इस प्रथा को 1792 ईस्वी में लागू किया गया। कहां पर लागू किया गया, तमिलनाडु के बारामहल जिले में इसको लागू किया गया था। और किसके द्वारा लागू किया गया, तो कैप्टन रीड के द्वारा इसे लागू किया गया था। अब आगे प्रश्न बनता है कि इसका विस्तार क्या था, इसका विस्तार मतलब कितने क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था भारत में। तो इसका विस्तार सबसे ज्यादा था, तीनों प्रथाओं में सबसे बड़े भूभाग पर इसी प्रथा को लागू किया गया था। तो ये भारत के 51% भूभाग पर, भारत के 51% भूभाग पर इसको लागू किया गया था। मतलब सबसे बड़े क्षेत्रफल में यही प्रथा चल रही थी, टैक्स वसूलने वाली, जो लगान वसूला जाता था, मालगुजारी वसूली जाती थी, उसमें सबसे बड़े क्षेत्रफल पर इसी रैयतवाड़ी प्रथा को लागू किया गया था। आगे अब इसमें मुख्य प्राविधान क्या थे इसको समझ लेते हैं। मुख्य प्राविधान, मुख्य प्राविधान क्या थे इसमें, तो दो तीन बातें इसमें आपको जाननी है। पहली बात, इसमें किसान भूस्वामी होता था, यानी जो जमीनें होती थी, जो कृषि योग्य भूमि होता था, उस पे मालिकाना हक किसका होता था, तो उस पर मालिकाना हक किसानों का होता था। किसान ही यहाँ का भूस्वामी माना जाता था, इसमें किसान भूस्वामी होता था, जमींदारों के पास मालिकाना हक नहीं होता था। दूसरा पॉइंट इसका बनेगा, लगान का निर्धारण। यहाँ पर लगान का निर्धारण पूर्व सर्वेक्षण के आधार पर
किया जाता था, पूर्व सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता था। यानी अभी फसल लगाई नहीं गई है, उसके पहले ही ये अनुमान लगा लिया जाता था कि इस जमीन पर इतना फसल का उत्पादन होगा, इतना अनाज का उत्पादन होगा, और उसी रेशियो में यहाँ पर टैक्स लगा दिया जाता था। 50% तक का कर लगाया जाता था, ध्यान रखिएगा। तीसरे पॉइंट में बनता है कि 50% तक का कर होता था इस प्रणाली में। यानी 50%, आधा अनाज तो कंपनी ले लेती थी केवल टैक्स के नाम पर। तो बताइए किसानों की क्या दशा होगी। यहाँ पर एक पॉइंट और बनेगा आपका कि इस प्रथा में किसान जमीन को बेच सकता था या पट्टे पर भी दे सकता था। किसान, चूंकि मालिकाना हक इन्हीं के पास था, किसान जमीन बेच सकता था या पट्टे पर दे सकता था, पट्टे पर दे सकता था। तो ये सारे प्राविधान थे इस रैयतवाड़ी प्रथा के। और यहाँ भी वही स्थिति थी कि अगर समय से लगान नहीं चुकाया गया तो किसान से जमीन छीन ली जाती थी। तो ये है आपका रैयतवाड़ी प्रथा। तो ये जमींदारी प्रथा से थोड़ा सा अलग है। जमींदारी प्रथा में भूस्वामी जमींदार होता था, मालिकाना हक जमींदार के पास होता था। लेकिन यहाँ पे भूस्वामी जमींदार नहीं है बल्कि किसान है, लेकिन यहाँ लगान की सीमा बहुत ज्यादा होती थी। तो ये प्रथा हो गई रैयतवाड़ी प्रथा। अब हम लोग चलेंगे महालवाड़ी प्रथा पर, और महालवाड़ी प्रथा को देखते हैं इसमें क्या था। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और तीसरी प्रथा पे आते हैं, तीसरी और अंतिम प्रथा। और इस प्रथा को महालवाड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है, महालवाड़ी प्रथा। अब ये महालवाड़ी प्रथा क्या है भाई? तो महाल का मतलब ही होता है समूह। इस महालवाड़ी प्रथा में समूह के माध्यम से टैक्स को वसूला जाता था। कैसे समूह के माध्यम से वसूला जाता था उसको समझते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये महालवाड़ी प्रथा लाने वाला व्यक्ति कौन था, किसके द्वारा इसको लाया गया। तो इसका जन्मदाता या इसका प्रणेता कौन था? तो पहला प्रश्न, इसका प्रणेता, महालवाड़ी प्रथा का प्रणेता कौन था? तो इसको विकसित करने का कार्य किया था एक अंग्रेज ने, जिसका नाम था हाल्ट मैकेंजी। क्या नाम था इसका? हाल्ट मैकेंजी। हाल्ट मैकेंजी ने इसको 1819 ईस्वी में विकसित किया था। हाल्ट मैकेंजी द्वारा 1800 हाल्ट मैकेंजी द्वारा 1819 ईस्वी में विकसित किया गया। तो इसके जन्मदाता कौन हो गए? इसके जन्मदाता हो गए हाल्ट मैकेंजी। 1819 में इसका विकास किया गया था। अब आगे लागू, इसको लागू किया गया था पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। तो भारत के लगभग लगभग 30% 30% क्षेत्रफल पर, यह भारत के लगभग लगभग 30% के क्षेत्रफल पर लागू किया गया था। तो जमींदारी प्रथा ये लागू हुआ था लगभग 19% क्षेत्रफल पर। उसके बाद रैयतवाड़ी प्रथा को लगभग 51% के क्षेत्रफल पर लागू किया गया, 70% पूरा हो गया, और 30% के क्षेत्रफल पर इसको लागू किया गया था, यानी टोटल 100% पूरा हो गया। तो ये 30% क्षेत्रफल पर लागू किया गया था। इसमें प्राविधान क्या था भाई? प्राविधान
तो यहाँ पर जो जमीन होती थी, जो कृषि योग्य प्रॉपर्टी होती थी, वो पूरे महाल का या पूरे समूह का माना जाता। जैसे गांव का मुखिया होता है, तो गांव के मुखिया को जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि आप किसानों के साथ मिल करके पूरे गांव की मालगुजारी वसूलने की जिम्मेदारी लेंगे और उस मालगुजारी को वसूल कर कंपनी तक पहुंचाएंगे। इसी को महाल कहा जाता है। तो महाल का मतलब ही होता है समूह। ठीक ना? तो यहाँ पर इसमें कृषि की भूमि पूरे महाल, पूरे महाल या गांव की मानी जाती थी, गांव की मानी जाती थी। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट इसमें यह बनता है कि इसमें इसमें भूस्वामी, इसमें भूस्वामी कौन होता था? तो इसमें भूस्वामी किसान होता था। कौन होता था? किसान होता था। और समय पर, समय पर लगान अदा न करने पर, समय पर लगान अदा न करने पर किसान से जमीन छीन ली जाती थी। किसान से जमीन छीन ली जाती थी। ठीक ना? तो भारत के लगभग लगभग 30% के क्षेत्रफल पर यह लागू किया गया था। यहाँ कोई जमींदार नियुक्त नहीं होता था, बल्कि जो गांव का मुखिया होता था उसी को जिम्मेदारी दे दी जाती थी। मुखिया समूह बनाता था और उसी समूह के द्वारा लगान को वसूल कर कंपनी तक पहुंचाया जाता था। इसी को कहा जाता है महालवाड़ी प्रथा। ये भारत के 30% क्षेत्रफल पे लागू था। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के प्रथाओं के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर किया गया और सारा धन लूट कर ये लोग ले जाते हैं ब्रिटेन में। तो ये 3 तरीके थे जो द्वितीय कालखंड में चलता है। उसके बाद तो औद्योगिकरण हो जाएगा और जब औद्योगिकरण होगा, भारत में कंपनियां लगेंगी, तो जो भारत का कुटीर उद्योग था उसका भी विनाश हो जाएगा। इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का कार्य अंग्रेजों के द्वारा किया गया और इसके माध्यम से भारत का खूब शोषण हुआ और भारत जो सोने की चिड़िया हुआ करती थी, अकूत धन संपदा जो भारत के पास हुआ करता था, वो समाप्त हो जाता है, वो ब्रिटेन चला जाता है। तो ये विभिन्न तरीके थे जिसके माध्यम से कर की वसूली होती थी, लगान की वसूली होती थी, टैक्स लगाया जाता था। तो यही था तीनों प्रथाएं हमारी, जो कि जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा और महालवाड़ी प्रथा के रूप में सामने आता है। तो ये टॉपिक हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद आगे हम लोगों को पढ़ना है, जो अगला टॉपिक हमारा बनने वाला है इसके बाद, वो होगा 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ेंगे, देखेंगे कि उसकी परिस्थितियां कैसे बनी और पहली क्रांति को आगाज कैसे किया गया, पहला स्वतंत्रता संग्राम कैसे लड़ा गया, क्या क्या घटनाएं हुई और अंत में ये असफल क्यों हुआ और इसका क्या परिणाम हुआ। तो ये तमाम चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से बस एक ही अपील है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो भी आपके प्रश्न बनते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग डालते रहिए, उसका आंसर आपको दिया जाता रहेगा। और जो भी राय आप देना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उस सुझाव पर विचार किया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।